भूमिका रखी उसी को मैं थोड़ा आगे ले जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज जब हम लोग राजनीतिक परिस्थिति में हम लोगों की इंटरवेंशन की बात करते हैं तो CPIML उस तरह की ताकत नहीं रही है जो कि कमरे में खड़ा जो हाथी है उसको न देख के इधर उधर की बातें करे। कमरे में हाथी खड़ा है, तो उस हाथी को हम कैसे देखते हैं, हम कैसे समझते हैं, और उससे हम लोगों का आंदोलन, हमारे आंदोलन के महत्व और उसकी धार को हम कैसे देखते हैं, उस पर मैं अपनी बात रखूंगी। और मुझे लगता है कि उसके बारे में हम सारे लोग सोचें, लेकिन सिर्फ मैं जो बात रखूंगी, मुझे लगता है कि इसके बाद मैं उम्मीद करूंगी कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ उसके मतलब थियोरेटिकल आयाम पर, हमारे असेसमेंट्स पर न रहे, बल्कि हम जिन आंदोलनों में हमारी जो भूमिका रही, जिन आंदोलनों को हमने रचा, हमने बनाया, हमने उसको इमेजिनेटिव पॉलिटिकल शेप दी, उन आंदोलनों को हम कैसे आगे ले जाएं, नए और बदलती हुई परिस्थितियों में उसकी जगह को कैसे बनाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस बात को राजनीतिक विकल्प कह रहे हैं रवि, उसका अर्थ समझ लिया है। उसका अर्थ ये है कि एक जो अब तक जो दिखता था ना, पॉलिटिकल लैंडस्केप अगर दिखता था कि वो एक तरह से कार्व्ड इन स्टोन है, चीज़ें जो हैं पूरी तरह से टाइट हैं, बनी हुई हैं, खेमे बने हुए हैं। खेमे जब टूटते हैं, जब कोई डिसरप्शन होती है उनकी, खेमे जब टूटते हैं और चीज़ें फ्लूइड होती हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि फिर बदलाव की राजनीति, जिसके हम सिपाही हैं, हम उस बदलाव की राजनीति के लिए जगह हमेशा बनती है। वो एक नए और फ्लूइड परिस्थितियों में और ज़्यादा एक्सपैंड करने की, हमारे साथ और लोगों को जोड़ने की जगह बनती है, और उसको हमेशा इसलिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में पकड़ करके लेने की, उससे बच करके, भाग करके, आंख चुरा करके, डर करके रहने से तो बिल्कुल नहीं काम बनेगा। उसका ठीक उल्टा करने की जरूरत है। इसलिए इसको एकदम विकल्प की राजनीति की जनता की तलाश के रूप में हम देखें, और उस जनता के साथ हम अपने जुड़ाव को कैसे बनाएं। हम लोग जिन आंदोलनों के साथ, जिन आंदोलनों को हमने रचा है, हमने बनाया है, हम उसके पैरोकार हैं। जो देश के अन्य भी जन आंदोलन हैं जिसमें और जन आंदोलन की ताकतें लगी हैं, उनका जनता से जुड़ाव को उन्हीं आंदोलनों के साथ हम कैसे बढ़ाएं, कैसे जोड़ें, और इसीलिए जनता के इस विकल्प की तलाश में हमारी क्या आवाज़ होगी, इसके बारे में सोचने, बेहतर करने, हमारे धार को पैने करने, हमारे इडियम को, हमारी भाषा को और ज़्यादा पकड़ने लायक, समझने लायक, अच्छा बनाने, इन सारी चीज़ों की तलाश है। इसके बारे में, उसके पीछे उसकी चीज़ों पे और ज़्यादा हमारी सोच होनी चाहिए। मैं एक बात, लेकिन मुझे आजकल मैं सोच रही थी इस बारे में कि वामपंथी आंदोलन के बारे में भी एक समय ये बात कही जाती थी। हमारा आंदोलन, हमारी पार्टी हमेशा इससे ठीक अलग खड़ी रही, लेकिन वामपंथ के भी जो कुछ ऐसे बड़े वो डॉगमेटिक जो ये होते थे, वो महिला आंदोलन को कहते थे कि महिला आंदोलन अपने नारीवादी भाषा आशा ये सब न बोले, इससे मजदूर आंदोलन टूट जाए। चिंता मत करो, क्रांति जब हो जाएगी तब आपके आंदोलन के लिए जगह बनेगी, आपकी बात को हम लोग ठीक कर लेंगे, चिंता मत करिए। लेकिन अब क्रांति ही नहीं होने दोगे। अगर तुम बीच बीच में मतलब महिला पुरुष करते रहोगे तो क्लास स्ट्रगल टूट जाएगी, इत्यादि। हमारी पार्टी की कभी इस तरह की सोच नहीं रही। हमने हमेशा जाति हो, महिला हो, हमेशा इसको बहुत ही माने क्रांति के बहुत ही जरूरी आयाम के रूप में, बहुत ही जो बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमें तोड़ना है, उसमें हमने पितृसत्ता को भी, जाति को भी बहुत ही क्लास के ही बहुत महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा, समझा और इससे लड़ा। लेकिन ये चीज़ तो होता था बहुत ही डॉगमेटिक, माने जो एकदम सबसे ज़्यादा दकियानूस, सबसे ज़्यादा बहुत ही उस तरह की भी जो मार्क्सवादी राजनीति होती थी, जो अपने आप को मार्क्सवादी कहते थे, जिसके बारे में शायद मार्क्स ने कहा आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट, ऐसे ही लोगों को देख करके, वैसी राजनीति ये सब कहते थे। और आज जब मैं देखती हूँ कि बदलाव की राजनीति की जो सबसे एक तरह से जिन पर इतने लोगों की उम्मीद टिकी है, जो इतने लोग इतनी बातें करें, जिनको एक तरह से एक चमत्कारी किस्म की सफलता तक मिलती दिख रही है, वो आज यही कह रहे हैं कि हम आम आदमी, आम औरत की बात करेंगे, आम आदमी की बात करेंगे, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। सबको लग रहा है एकदम निर्णय लेने में हमारी पार्टिसिपेशन, ये आज तक किसी ने नहीं कहा हम करेंगे। लेकिन जैसे ही वो चीज़ आम कश्मीरी तक पहुंच जाए तब कहेंगे कि ना भाई अब मत बोलिए,
और जो हम जैसे लोग हैं या कश्मीरी लोग हैं उनको ये समझाया जा रहा है कि आम कश्मीरी, आम छत्तीसगढ़ी इत्यादि इत्यादि, कहीं से भी वो ये सारी चीज़ें जो, या इवन यहाँ तक की जो अभी हाल में एक पिछले साल पहले ही हम लोगों ने आंदोलन में देखा, तो आम औरत की जो आज़ादी की आकांक्षा, उस भाषा से भी बच बच के चलना और ये कहना कि हम तो यही चाहते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन आप लोग बोलिए मत, इस चीज़ को आप अभी मत बोलिए। बड़े बदलाव की ये है, बड़े बदलाव में अगर हमने अपने आप को इन सब चीज़ों में डिस्टिंग्विश करने लगे तो आप समझ नहीं रहे, ये रणनीतिक गलती हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए बड़े बदलाव को हम दूसरी दिशा में हम परिभाषित करेंगे और जब सब कुछ हो जाएगा तो ये सब भी हो जाएगा। कश्मीर की समस्या भी हल हो जाएगी, महिलाओं को आज़ादी भी मिल जाएगी, जाति भी जो है चिंता मत करिए। लेकिन हम लोग और इस पूरे चीज़ में, इस बदलाव की ये में मुझे दिख रहा है कि तमाम तरह की मैंने क्रॉस आइडियोलॉजीज जो अपने आप को हिंदू माने एक तरह से राष्ट्र की परिभाषा जो हिंदू टर्म्स में भी देता हो, जो जेएनयू जैसे जगह के से निकला हो, पूरी तरह से एंटी रिजर्वेशन प्लैंक पर अपने आप को लेफ्ट से अलग किया हो, वो भी अपने आप को इसी बदलाव के बड़े नेता के रूप में उनको जगह मिल रही है। सारी चीज़ें मैं इन चीज़ों को इसलिए नहीं कह रही हूँ कि इसमें सिर्फ हम लोगों को पॉइंट स्कोर करना है, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि बदलाव की राजनीति की पूरी जो होराइजन है, उसको मुझे लगता है कि उस पूरे होराइजन को हमें एम्ब्रेस करना है, उसका जो पूरा दायरा है उसे हमें एम्ब्रेस करना है, और हमने उसको हमेशा एम्ब्रेस किया है। ले हमारे लिए जरूर ये है कि इसकी ताकत को हमने जो चीज़ें अचीव की हैं इस आंदोलन ने, बदलाव के जिस आंदोलन की बात हम करते हैं उसके डायनामिक्स को समझते हुए, उसकी ताकतों को समझते हुए मुझे लगता है कि उन ताकतों पर बिल्ड करना ये जरूरी है। उस दिशा में मैं 2-4 बातें कहूँगी। एक तो मैं सोच रही थी इस बारे में कि कल भी ये सेक्शन 377 के खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ, उस समय भी मैंने इस बात को कहा, और क्योंकि मैं इसी बारे में आजकल सोच रही हूँ 2-3 चीज़ों के बारे में इसी दिशा में। तो जैसे सेक्शन 377 वाले बहुत छोटा उदाहरण, मैं और बड़े उदाहरण पर भी जाऊँ, लेकिन वो उदाहरण मुझे ये लगा कि हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है। मुझे याद है कि 1996 में जब मैं आयसा में नई कार्यकर्ता थी, मैं जस्ट उस समय जेएनयू छात्र संघ का चुनाव जीती थी। उस समय आयसा के जो उस समय जनरल सेक्रेटरी थे, उनके साथ मैं बनारस और पटना जब गई थी, आरा गई थी, उस समय रास्ते में उनसे बात हो रही थी। वो फिलीपींस गए थे थोड़े दिन पहले, एशियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन की एक मीट हुई। तो मैंने उनसे पूछा था कि हमारा गे राइट्स पे हम लोगों की क्या पोजीशन है, उस बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि फिलीपींस की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके जो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन का मैनिफेस्टो है, उसमें गे राइट्स है। तो मैंने कहा कि हमारे में भी होना चाहिए, हम लोगों को भी इसको अपने आंदोलन में जोड़ना चाहिए। तो उस बारे में कुछ बातचीत हुई। उनका इस बारे में उस समय कम फैक्चुअल समझदारी थी, थोड़ा बहुत था जो उनको फिलीपींस के साथियों से बात करके मिला था, लेकिन और कुछ वो तथ्य मतलब बिना किसी इसके उन्होंने पूछा, बात की, हम लोगों ने आपस में बात की। और उसके लगभग 1-8 साल के अंदर यहाँ दिल्ली में कई ऐसे मौके हुए जिस पर उस स्टैंड को लेने की जरूरत आई, क्योंकि जब 8 मार्च एक साथ सारे महिला संगठन बनाते थे, उस समय एक कोई छोटा सा कोई एलजीबीटी संगठन वाला कोई एनजीओ था जो अपने बैनर के साथ आना चाहता था 8 मार्च। तो उनको जो यहाँ पर जो चलाते थे 8 मार्च वाली पूरी चीज़ का नेतृत्व करते थे, वो एडवा के लोग थे। तो एडवा और NFIW के लोगों ने कहा कि वो आ तो सकते हैं लेकिन अपने बैनर के साथ ना आए, और उसका वजह ये बताया गया कि हम लोग तो मजदूर महिलाओं के सवालों को, स्लम ड्वेलिंग महिलाओं के सवालों को हम सेंटर में रखना चाहते हैं, उनके बैनर रहेंगे, इनका बैनर रहेगा, ये सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले बैनर रहेंगे, तो मीडिया अटेंशन वहाँ फोकस हो जाएगी, गलत मैसेज चला जाएगा, इसलिए वो अपने बैनर के साथ ना आए। इसका तीखा विरोध हुआ, जाहिर सी बात है। उसके बाद 8 मार्च 2 फाड़ हो गया और 8 मार्च 2 अलग अलग जगह मनाई गई। आयसा ने और एफवा ने उस समय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में और पूरे इसके साथ में हम लोगों ने पोजीशन लिया एकदम 8 मार्च को एलजीबीटी संगठनों, क्वेयर संगठनों के साथ मनाने का, उनके मांगों को जोर शोर से उठाने का उसके साथ। और उस समय हम लोगों से ये कहने वाले भी लोग थे, बहुत मतलब वेल विशर्स भी, जो अन्य वामपंथी संगठनों के इंटेलेक्चुअल्स थे इत्यादि, हम लोगों को कुछ पर्चे ला करके दिए, कौन ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी का, मैंने बहुत ही बकवास फॉर्मुलेशन ले करके, लेकिन ये समझाते हुए कि देखिए ये सारी चीज़ें ये आउट ऑफ ट्यून है, आउट ऑफ स्टेप है, इसको
इसको आप जेएनयू में संभवतः कह सकते हैं, पता नहीं जेएनयू में भी अगर कोई आपका गे कैंडिडेट होगा तो आप क्या लड़ा पाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब चीजें चुप रहने की चीजें हैं, बहुत खुल के बोलने उलने की चीजें नहीं हैं, ये आउट ऑफ ट्यून है, आउट ऑफ स्टेप है, इसको आप मत उठाएं। मुझे लगता है कि ट्यून को और स्टेप को बदलने में हम लोग जो उस समय आवाज उठाए जब ये आउट ऑफ ट्यून लगता था, आउट ऑफ स्टेप लगता था, हमारी भूमिका थी। आज जब टेलीविजन चैनल पर प्रकाश जावड़ेकर शिव शिव करते हैं होमोसेक्सुअलिटी का नाम सुन करके, वो अजीब लगते हैं, वो आउट ऑफ स्टेप लगते हैं, वो आउट ऑफ ट्यून लगते हैं, वो मजाक का पात्र लगते हैं, हम नहीं। और इसीलिए ये जो ये बदलाव ऐसे ही नहीं आ रहा। ये बदलाव ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर करके इंतजार करिए और इतिहास की धारा चलती जाएगी, इतिहास की धारा बदल देगी सब कुछ को। इतिहास की धारा को मोड़ना, ये आयसा का, ये सीपीआईएमएल की पहचान नहीं है। मोड़ना, इसका चैलेंज लेना। इतिहास की धारा मोड़ना हम जरूर मानते हैं कि सिर्फ कोई नारा दे देने से नहीं हो जाएगा। कश्मीर के लिए आजादी सिर्फ आजादी कह देने से नहीं हो जाएगा। उस आजादी के पक्ष में गैर कश्मीरियों को खड़ा करना ये चैलेंज है, बिल्कुल चैलेंज है कि इस चीज को हम कैसे करेंगे। महिलाओं की आजादी के पक्ष में पुरुषों को खड़ा करना, महिलाओं की आजादी के पक्ष में महिलाओं को भी खड़ा करना कि आपको सिर्फ सुरक्षा नहीं, आजादी, आप उस आजादी के डायरेक्शन क्या होंगे, कैसे होंगे, इसके बारे में तमाम चैलेंज है। क्योंकि ये चैलेंज है, ये ऐसे ही नहीं है कि ऑटोमेटिक हो जाए, लेकिन इस चैलेंज को खड़ा करना, इस चैलेंज को स्वीकार करना, ये मेरे ख्याल से हमारी राजनीति की पहचान है। इस चीज का अगर एक ज्यादा बड़ा उदाहरण लीजिए, मुझे याद आता है कि 80 के दशक में आप सोचिए कि हमारी पार्टी के पास भी जो हम लोगों का नक्सलवाड़ी आंदोलन का इतिहास था, उसको एक नई जगह पर, नए परिप्रेक्ष्य में कैसे हम लोग उठाएं, उसकी वो किन बिंदुओं पर रहेगा, एक तरह से पूरी तरह से नए क्षेत्र में और नए परिस्थितियों में, एक नए राजनीतिक माहौल में वो चैलेंज हमारे सामने था। वहाँ कौन सी वो चीजें थी जिसको आज मैंने एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड हो। बिहार में दलित वोट देंगे, ये चीज मेरे ख्याल से आज गिवन, वोट देने से रोकना ये कहीं का मैंने कोई चीज नहीं। लेकिन 80 के दशक में वो जो आंदोलन था कि दलित जो खेत मजदूर हैं वो वोट दे सके, वोट देने के लिए जाएंगे उनकी हत्या होगी, लेकिन वोट दे सके, इस आंदोलन को जो आज एक गिवन है, आज एक तरह से वो ये है, मैं इसको उस रूप में देखती हूँ जैसे उस समय का जो 19वीं सदी का जो सफ्रेजेट मूवमेंट था। आज महिलाएं वोट देंगी, दुनिया भर में सब मानते हैं महिलाएं तो वोट देंगी, लेकिन वो जो सफ्रेजेट मूवमेंट थी जो उस समय एक तरह से अजूबा लगता था, लोग कहते थे कि तो आउट ऑफ स्टेप, आउट ऑफ ट्यून, भाई क्या मतलब है, वुमन वोटिंग, वुमन स्पीकिंग, दिस इज लाइक अ डॉग वॉकिंग ऑन हाइंड फीट। ये थे बड़े बड़े लोग जो कहते थे, बड़े बड़े पुरुष जो कहते थे इन चीजों को, लेकिन उस चीज को बदलना उस आंदोलन ने किया। यही चीज सीपीआईएमएल ने बिहार में और अन्य जगह पर किया इस चीज को। उसी तरह से लीजिए कि जो आमने सामने मजदूर मालिक के सामने खड़ा होकर के वो मीडिया पर सामने उसी के साथ बराबरी पर बैठ करके अपने वेजेस को लेकर नेगोशिएशन करेगा, ये चीज जो है ये उस समय भी चैलेंज था। उसको अगर बदला गया, आज भी इस तरह के हमले होते हैं, लेकिन उनका स्वरूप थोड़ा सा जो बदला है, उसको और ज्यादा संगठित स्वरूप लेना पड़ा है, वो एकदम ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं। ये चीज मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव, सामाजिक राजनीतिक बदलाव, ये बिना एक राजनीतिक ताकत के, जो कि खुल करके बिना किसी भय के, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी विदाउट मिंसिंग वर्ड्स इस चीज को उठाया, इस चीज को पॉपुलर शक्ल दिया, इस चीज के साथ एक आंदोलन को खड़ा किया। और वो आंदोलन जब खड़ा किया तब क्या हुआ, मुझे याद आता है कि इधर बीच जब बात है बथानी वाले सवाल पर, बथानी टोला वाले सवाल पर जब वर्डिक्ट आया था कोर्ट का, उस समय जब हम लोगों ने यहाँ पर एक सम्मेलन किया था दिल्ली में इसके खिलाफ, तो वहां पर एक शख्स थे जिन्होंने आकर के कहा कि ये दरअसल जुडिशरी की समस्या है, जुडिशरी करप्ट है इत्यादि, जुडिशरी को ठीक कर दीजिए, करप्शन को ठीक कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सुनने वाले काफी अवाक रह गए और मुझे वहां याद दिलाना पड़ा इस चीज को। उन्होंने कहा था कि जनता का जब अवेकनिंग होगा, जनता जग रही है, जनता जग जाएगी और करप्शन से लड़ने की जरूरत महसूस करेगी, जुडिशरी को भी साफ कर देगी, तो ये चीजें नहीं होंगी। मुझे याद दिलाना पड़ा कि बथानी टोला गांव के लोग जागृत थे और उनको इसलिए काटा गया क्योंकि वो जगे थे।
जब वो खड़े हो गए जगने के लिए, जब वो जग गए, जब उन्होंने कहा कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हमारे अधिकार वहां पर सिर्फ जमीन या वेजेस नहीं थे, ये कोई सिर्फ ट्रेड यूनियन आंदोलन नहीं थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए जब वो उठ खड़े हुए, जब उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक पहचान, हम अपने आप को, हम ऐसा नहीं, हम हाथ पे हाथ धर करके बैठेंगे और हमारी वोट तुम दे डालोगे जीतने के लिए, सामंती ताकतों की रक्षा करने वाले, उसकी बचाव करने वाले, यहाँ तक कि सामाजिक न्याय के नाम पर सामंती ताकतों की रक्षा करने वाली ताकतें उस समय बिहार की सत्ता में थे, सरकार में थे, उनके साथ हम नहीं रहेंगे। हम अपनी पहचान बनाएंगे और उस पहचान के साथ भाकपा माले के 2 विधायकों को उन्होंने जिताया, 2 विधायकों को उन्होंने जिताया। उस समय उसके तुरंत बाद कुछ महीनों के अंदर वहां पर बथानी टोला जनसंहार घटा, रणवीर सेना बन गया और बारंबार वहां पर जो लोग हमारी पार्टी, हमारे आंदोलन के साथ जुड़ सकते थे, जो लोग जुड़े उनको भी, और जो जुड़ सकते थे, जिनमें ये खतरा था कि वो जुड़ सकते हैं, उनके उस सपने को मारने के लिए लक्ष्मण बासे जैसे जनसंहार रचे। ये सिर्फ सामाजिक गलतियां नहीं, त्रुटियां नहीं, जिनको आप किसी तरीके से सिस्टम में किसी तरीके से ठीक कर सकते हैं, बल्कि ये सामाजिक बदलाव के लिए जो आशा थी, जो ताकत थी, सामाजिक बदलाव के लिए जो लोग उठ खड़े हुए, उनको किसी तरह से दबा देने की, उनकी आवाज को दबाने की, उनकी आकांक्षा को दबाने की, उनकी राजनीति को खत्म करने की, और उस सारी चीजों से जूझते हुए ये राजनीति जिंदा रही, ये राजनीति बनी रही, ये राजनीति सर उठा करके आज भी, अगर एकमात्र बिहार या झारखंड में आप ले लीजिए, तो एकमात्र अगर कोई राजनीतिक शक्ति जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि उसने पूरी आज भी लोग वहाँ के आम लोगों की जनाकांक्षाओं के साथ वहाँ पर जो इनइक्वालिटी है उसके खिलाफ एक जेन्युइन बराबरी के लिए, एक जेन्युइन सामाजिक न्याय के लिए जो आंदोलन जिसको कहा जा सकता है, उसके रूप में भाकपा माले का जिंदा रहना, क्योंकि वो ऐसे ही, ये जो रणवीर सेना बना था वो ऐसे ही नहीं, वो तो भाकपा माले को मिटा देने के लिए बना। साफ साफ कहते थे, जहां जहां पर हमारे ये बनते थे, वो कहते थे कि या तो आप सीपीएम बन जाइए, लालू प्रसाद के साथ खड़े रहिए, या तो आप सीपीएम बन जाइए, और या तो आप अंडरग्राउंड हो जाए। ये जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, आप उस रास्ते पर मत चलिए। आप या तो गाड़ी में चढ़ के बैठ जाइए जो चल रही है, और या तो आप सड़क पर रहिए ही मत, आप जंगलों में रहिए। सड़क पर आप चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सड़क पर हजारों लोग चलेंगे, ये चीज आपको हम चलने नहीं देंगे, आपको मिटा के रख देंगे, नस्तनाबूद कर देंगे। ये चैलेंज है। इस चैलेंज में ये इसको फेस करते हुए बने रहे। उतना ही नहीं, एक और उदाहरण है जो हम लोगों के इस जेएनयू, इस कैंपस के ज्यादा नजदीक उदाहरण, हमारे जो जन नेता, जो मास लीडर होने की संभावना रखते हैं, मास लीडर होते हैं, उनके साथ जो स्वरूप होता है, मुझे लगता है कि इस तरह का, ये देखिए कि ये रूलिंग क्लास का हमेशा से एक बात रही, वो हरदम, माने आप जो हिल वाले गाने से ले लीजिए, मजदूर आंदोलन शंकर गुहा न्यूंगी से ले लीजिए, कोई भी इस तरह का जो जन नेता होता है, जो कि एक पॉपुलर डायमेंशन रखता है और चीज़ों को सचमुच में बदलने की दिशा में, सामाजिक चेंज के एक सच्चे बदलाव के पैरोकार के रूप में उभरता है, और अपने साथ अकेला उभरता है अलग बात, लेकिन वो लोगों के साथ उभरता है। एक एक उसका एक मास डायमेंशन होता है, मास सपोर्ट होती है। तो उस समय रूलिंग क्लास तुरंत कई सारी चीजें सोच के रखती है उसके लिए। वो कोशिश करती है कि उसको वो अपने साथ कर लें, उसे खरीद लें, उसकी आवाज बंद कर लें, उसको कहीं ना कहीं अपना ही जो पैंथियन है उसमें कहीं सजा लें और दिखा दें कि तुम्हें भी हमने जगह दे दी। ये होती है सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, यही मार्क्स जिस समय लिख रहे थे उस समय वो थे नहीं। सोशल सामाजिक जनवाद वाले ताकतें बाद में बनी। मार्क्स ने समझा था कि कम्युनिस्ट पार्टी बनेगी, मजदूर सब उनके साथ रहेंगे, मजदूर आंदोलन के भीतर रूलिंग क्लास की जगह बनेगी, जो उसके मजदूर वर्ग के भीतर अपनी विश्वसनीयता बनाएगी। ये चीज मार्क्स ने नहीं सोचा था, लेनिन को सोचना पड़ा, लेनिन को जूझना पड़ा, लेनिन को लेनिनवादी पार्टी इसलिए बनानी पड़ी, बोल्शेविक पार्टी बनी सामाजिक जनवाद से जूझते हुए। और ये इस विश्वसनीयता को चैलेंज करना जो कहीं ज्यादा कठिन है, क्योंकि रूलिंग क्लास जो अपने पूरी नंगई से सामने खड़ी है, उससे लड़ना, उसको दिखाना, उसे एक्सपोज करना, वो तो खुद ही एक्सपोज।
लेकिन जो एक्सपोजर, जो एक तरह से आप ही का मैंने वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, उसको एक्सपोज करना कहीं 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 ज्यादा और कठिन, उससे जूझना कहीं ज्यादा और कठिन, उसके सामने एक क्रांतिकारी विकल्प बनाना कहीं ज्यादा और कठिन। इस कठिनाई से जूझना, इसको क्रांति का नाम कहते हैं, इसको क्रांतिकारी पार्टी का नाम कहते हैं। इस चीज को हमारे जब जननेता उठते हैं, जब कोई महेंद्र सिंह, जब कोई चंद्रशेखर खड़े होते हैं, चंद्रशेखर सिवान में जब गए थे, लोग जानते थे कि दिस इज अ पोटेंशियल मास लीडर, दिस इज समबडी हु हैज, जिनका वहां पर जो शहाबुद्दीन का जिस तरह की प्रोजेक्शन